हाय एवरीवन। तो मैं अभी फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। मैंने इससे पहले आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ही मैंने मिनिमल चेंज डिजीज़ के बारे में पढ़ाया। अब मैं आपको FSGS के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो पहले हम नाम से थोड़ा समझते हैं इसको। ठीक है, नाम क्या बोल रहा है? फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। फोकल का मतलब होता है कि सारे ग्लोमेरुलाई जो है वो इफ़ेक्ट नहीं हो रहे, यहाँ पे कुछ ही ग्लोमेरुलस जो हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब लेस देन 50% जो है ग्लोमेरुलस वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सारे ग्लोमेरुलस जो हैं वो इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हैं। सेगमेंटल का मतलब होता है कि वो जो ग्लोमेरुलस इफेक्ट हुआ है उसका भी कोई एक सेगमेंट, जैसे यहाँ पे एक सेगमेंट इफेक्ट हो, पूरा ग्लोमेरुलस इफेक्ट नहीं हुआ है, ओनली वन सेगमेंट जो है वो इफेक्ट हुआ है। तो सेगमेंट का मतलब ये हुआ। और ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस का मतलब ग्लोमेरुलस, और स्क्लेरोसिस का मतलब स्टिफनेस या स्कार फॉर्मेशन, उसमें फाइब्रोसिस हो गई है। अब हम इससे समझते हैं, इससे क्या समझ आया? मतलब लेस देन 50% ग्लोमेरुलस के है ना, वो भी उनके भी एक सेगमेंट में या फिर कुछ सेगमेंट में है ना, हाफ पार्ट में बोल सकते हैं हम। ठीक है, ओनली पार्ट ऑफ ग्लोमेरुलस में क्या हो गई है? स्क्लेरोसिस हो गई, फाइब्रोसिस हो गया। अब ये क्यों हुई, कैसे हुई, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसे हमने मिनिमल चेंज डिजीज़ में पढ़ा था मैंने। ठीक है, तो जैसे मतलब मैंने आपको बताया था मिनिमल चेंज डिजीज़ में, ठीक है, वहाँ पे पोडोसाइट की इंजरी हो जाती है। बेसिकली इंजरी नहीं होती, उसके स्ट्रक्चर में एक चेंज आता है जिसके कारण जो वो फुट लाइक प्रोसेस थे उनका इफेसमेंट हो गया। और वो कैसे हो गए? वो फ्लैटन हो गए थे, जिसको इफेसमेंट ऑफ द पोडोसाइट्स बोला था। ठीक है, बट जो ये था ये एक रिवर्सिबल था। मतलब हम स्टेरॉइड्स दिए थे, स्टेरॉइड से क्या हुआ? जो हाइपर एक्टिव टी सेल्स थे वहाँ पे वो क्या हो गई? वो सप्रेस हो गए, है ना। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया था स्टेरॉइड से। तो वो जो हमारा पोडोसाइट को जो इंजरी हुई थी, जो फ्लैटेंड हुए, तो वो फिर से मतलब रिवर्स हो गए। लेकिन जो FSGS में होगा, इसमें भी जो है वो पोडोसाइट्स को ही इंजरी होगी, उन्हीं की जो फूड प्रोसेस है वो फिर से यहाँ पे भी फ्लैटेंड ही होंगे, उनकी भी इफेसमेंट होगी, बट यहाँ पे वो इरिवर्सिबली होंगे। मतलब यहाँ पे अगर हम कुछ भी दे दें, स्टेरॉइड्स दे दें या कुछ भी दे दें, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ठीक नहीं होंगे। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब देखो, अब जो पोडोसाइट है उनकी बड़ी कम लिमिटेड कैपेसिटी है रीजनरेट करने के लिए। अगर हम उनको परमानेंट डैमेज हो जाता है तो जो हमारा फिल्ट्रेशन बैरियर है वो बिल्कुल मतलब उसका क्या हो गया? वो बिल्कुल ख़राब हो गया, जिसके कारण क्या प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलर डैमेज हो जाएगा और हमें एंड में रीनल फेलियर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ देख लेते हैं। ठीक है, कॉजेज़ में देखो, सबसे पहले हमारे पास इडियोपैथिक, मतलब हमें प्राइमरी कॉजेज़ का हमें पता नहीं है, वो इडियोपैथिक है। सेकेंडरी कॉज में हम ऐसे याद कर सकते हैं 3H 2R 1S। ठीक है, तो 3H से हम HIV, हाइपरटेंशन और हीरोइन, एक ड्रग अब्यूज़ है उसके कारण। ठीक है, 2R में हम एक रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी और दूसरा रीनल एब्लेशन सर्जरी, किसी का अगर मतलब सर्जरी हुई है किडनी की तब, है ना, या फिर रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, या फिर IS, ठीक है, IgA नेफ्रोपैथी और सिकल सेल एनीमिया, इन सब के कारण हमें क्या दिख सकता है? ये क्या बोलते हैं, मिनिमल इन सब के कारण हमें दिख सकता है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। ठीक है, मतलब स्क्लेरोसिंग इन सम पार्ट ऑफ ग्लोमेरुलस। ठीक है, और वो जो ग्लोमेरुलस इसमें इफेक्ट होंगे वो लेस देन 50% होंगे। ठीक है, अब होता क्या है अगर पोडोसाइट को इंजरी हुई, उससे क्या? ठीक है, देखो, जो पोडोसाइट्स होते हैं अगर मतलब अगर वो हमारे ख़त्म हो गए, ठीक है, उनमें इरिवर्सिबल जो है वो डैमेज हो गया, तो उसके कारण क्या होगा? जो वो एरिया है जहाँ पे पोडोसाइट्स थे, जहाँ पे डैमेज हुआ है, वो एरिया ऑफ ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन जो है वो एक्सपोज हो जाएगा, और वो कहाँ जाके वो वुमन कैप्सूल के साथ जाके क्या होगा? एडेशन शो करेगा। ठीक है, अब क्या होगा? जो भी प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो लीक होने लग जाएंगे इस डैमेज एरिया से, जहाँ पे पोडोसाइट्स डैमेज हो गए वहाँ से वो क्या करने लग जाएंगे? लीक होने लग जाएंगे। अब जो इसके कारण जो मैसेंजर सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? मैसेंजर सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो हाइपर सेलुलर हो जाएंगे, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और कोलेजन सिक्रीट करने लग जाएंगे, जिसके कारण एक स्कार टिश्यू डेवलप हो जाएगा ग्लोमेरुलस के ही अंदर। ठीक है, इसको ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ठीक है, मतलब फाइब्रोसिस होने लग जाएंगी। क्यों हुई? क्योंकि बड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस किया मैसेंजर सेल ने। क्यों किया? क्योंकि जहाँ से हमारे पास पोडोसाइट का लॉस्ट हुआ था वहाँ से जो प्रोटीन्स है वो लीक करने लग गए। ठीक है, अब क्या होगा? प्रोटीनूरिया हमें डेवलप क्यों हुआ? क्योंकि वही फिल्ट्रेशन जो बैरियर है पोडोसाइट्स हैं वो डिस्टर्ब्ड हो गए। जो वो ये फूड लाइक प्रोसेस थे वो बिल्कुल उनकी फेसमेंट हो गई, वो फ्लैटेंड हो गए। जो उनमें स्लिट डायफ्राम था जो प्रोटीन्स को रोक के रख रहा था, अब वो नहीं रहा, जिसके कारण जो सारे प्रोटीन्स है वो लीक होने लग गए यूरिन में, जिसके कारण क्या हो गया कि फिल्ट्रेशन बैरियर वीक हो गया और हमारे यूरिन में प्रोटीन्स आने लग जाएंगे, बॉडी में हाइपोएल्बुमिनीमिया हो जाएगा, जिसके कारण एडिमा होगा। मैंने आपको पहले भी बताया
बताया था एडिमा क्यों, क्योंकि प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है कौन, एल्बुमिन। जैसे एल्बुमिन कम, प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर कम, तो जो भी फ्लूइड है वो ब्लड वेसल से सीधे टिश्यू में आने स्टार्ट कर देगा। अब जो FSGS है ये ज़्यादा सीवियर क्यों होता है मिनिमल चेंज डिजीज़ से, क्योंकि मिनिमल चेंज डिजीज़ में क्या होता है, जो पोडोसाइट इंजर्ड हुए हैं वो होते ही हमारे पास एलाइव ही हैं, बस उसमें कुछ देर के लिए क्या हुआ है, वो फ्लैटन हुई और इफेसमेंट हुई है, ठीक है। वो रिवर्सिबल है, लाइक हम उसको स्टेरॉइड थेरेपी देंगे तो जो T सेल्स हैं वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा, तो साइटोकाइन रिलीज़ नहीं होंगे, तो इफेसमेंट बंद हो जाएगी। लेकिन वही फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, यहाँ परमानेंटली लॉस हो रहे हैं पोडोसाइट, जिसके कारण क्या होगा, परमानेंटली वो जो बैरियर है वो डैमेज हो रहा है, प्रोटीन्स परमानेंटली लीक करी जा रहे हैं, तो हमें ये ग्रेजुअल जो है ना किडनी फंक्शन डिक्लाइन दिखेगा, ठीक है, और वहाँ पर स्कारिंग होती जा रही है। अब जो है ये FSGS को हम स्टेरॉइड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, एंड ये फ्रीक्वेंटली जो है वो प्रोग्रेस करता है क्रोनिक किडनी डिजीज़ और एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की तरफ, ठीक है, क्योंकि स्टेरॉइड देने पे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई इम्यून सिस्टम की वजह से नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ परमानेंटली ही लॉस हो ही जा रहे हैं वो, उनके प्राइमरी कॉज कुछ था, सेकेंडरी कॉज मैंने आपको बताई HIV, हीरोइन, हाइपरटेंशन वगैरह ना। स्कार टिश्यू जो है, जो मैंने बताया कि जैसे ही जहाँ से पोडोसाइट डैमेज हुए थे वहाँ से क्या करने लग जाएंगे, प्रोटीन्स लीक करने लग जाएंगे, जिसके कारण मेसेंजर सेल एक्टिवेट होकर मैट्रिक्स एक्सक्रीट करेंगे और हमें स्कार टिश्यू बनेगा या फाइब्रोसिस होगी। वो क्या, जहाँ पे फाइब्रोसिस होगी अब वहाँ से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगी, तो नंबर ऑफ फंक्शनिंग नेफ्रॉन्स कम हो गए, ठीक है, जो रिमेनिंग नेफ्रॉन्स बचे वो हाइपर फिल्ट्रेशन करेंगे, उनका काम बढ़ गया, जिसके कारण क्या होगा, हाइपर फिल्ट्रेशन के कारण क्या होगा, जो एडिशनल पोडोसाइट इंजरी होने लग जाएगी, जिसके कारण फर्दर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होगी, ठीक है। अब ये क्या करता है, एक साइकिल ऐसे क्रिएट होता जाता है, ठीक है, जितने जितने पोडोसाइट इंजर्ड होते जाएंगे है ना, उतने उतने क्या करेंगे, दूसरे जो पोडोसाइट्स हैं या दूसरे उस पर क्या बढ़ेगा, रिमेनिंग जो नेफ्रॉन्स पे क्या बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, जिसके कारण उनमें भी इंजरी होएगी फर्दर, ठीक है, तो जिसके कारण ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस फर्दर हमें दिखेगी और रीनल फेलियर में जा सकता है एंड में, ठीक है। अब डिजीज़ सीक्वेंस फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पोडोसाइट की इंजरी हुई, जिसके कारण क्या हुआ, परमानेंट पोडोसाइट लॉस हो गया, ठीक है, एक्सपोजर हो गया, जहाँ से पोडोसाइट लॉस हुए उसके ऊपर क्या थी, ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन थी, ये पोडोसाइट थे, अगर ऐसे इनका लॉस हुआ, यहाँ पे क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये एंडोथेलियम है, ठीक है। यहाँ से फिर क्या होगा, जो भी प्रोटीन्स वगैरह वो क्या करने लग गए, सारे लीक करने लगे, उन प्रोटीन्स की वजह से क्या हुआ कि उन्होंने ये मतलब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का एरिया जहाँ पे पोडोसाइट जो थे ये इंजर हो गए, ठीक है, ये वाला एरिया क्या एक्सपोज हो गई, या जहाँ जाके कहाँ पे मिल गया कि वोमेंस जो ये वोमेंस कैप्सूल है इसके साथ जाके एडहेशन शो की इसने, ठीक है। अब वहाँ से प्रोटीन लीक होने लग पड़े, ठीक है। अब जिसके कारण मेसेंजर एक्टिवेट हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाया उसने, और सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होगी, जहाँ से प्रोटीन लीक हो रहा है उस जगह पे क्या हो जाएगी, स्क्लेरोसिस होने लग जाएगी, लीक होके जहाँ पे आ रहा है वहाँ स्क्लेरोसिस दिखेगी, जिसके हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम दिखेगा, ठीक है, प्रोग्रेसिव क्रोनिक डिजीज़ और एंड स्टेज रीनल डिजीज़ दिखेगी। अब लाइट माइक्रोस्कोपी पे हमें क्या दिखता है, फोकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्लोमेरुलाई, मतलब फोकल मतलब कुछ ही ग्लोमेरुलाई दिखते हैं, उनके भी सेगमेंटल स्क्लेरोसिस दिखेगी, कुछ एक पार्ट में दिखेगी, और इसमें ट्यूबुलर एट्रोफी हो जाती है, जो ट्यूब्यूल्स हैं उनमें भी एट्रोफी होने लग जाएगी, और जो इंटरस्टिशियम है उसमें फाइब्रोसिस, जैसे मैंने बताया कि मेसेंजर सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाने लग जाते हैं। इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे हमें यूजुअली वो नेगेटिव होगा, बट कभी कभी IgM और C3 हमें डिटेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रू इम्यून कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, ये नॉन स्पेसिफिक ट्रैपिंग होती है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे बेसिकली हमें जो दिखता है वो है, जैसे हमें मिनिमल चेंज डिजीज़ में दिखा था वही चीज़ हमें इसमें भी दिखती है, क्या, फूड प्रोसेसेस इफेसमेंट दिखती है, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जो मिनिमल चेंज डिजीज़ है उसमें लाइट माइक्रोस्कोपी पे हमें कुछ नहीं दिखता, इसलिए हमने उसको मिनिमल बोला था, पर FSGS में हमें लाइट माइक्रोस्कोपी पे दिखेगा कि स्क्लेरोसिस हुई है। अब इसका एक क्लिनिकल केस डिस्कस कर लेती हूँ। एक 35 ईयर ओल्ड ओबीज मैन है जो एडिमा के साथ प्रेजेंट हुआ है, जिसमें लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया है कि उसमें क्या जो प्रोटीन यूरिया 7 ग्राम्स पर डे, कितना ज़्यादा सिवियर जो है वो प्रोटीन यूरिया हमें दिख रहा है, ठीक है, और इसमें सीरम कोलेस्ट्रॉल भी एलिवेटेड दिख रहा है, ठीक है। अब सेगमेंटल स्क्लेरोसिस इन्वॉल्विंग ओनली सम ग्लोमेरुलस को ही इन्फेक्ट कर रहा है, इसका मतलब फोकल है, ठीक है, सेगमेंटल भी है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हमें डिफ्यूज फूड प्रोसेस इफेसमेंट दिख रही है। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या समझ आया कि ये क्या है, इसमें FSGS है, ग्लोमेरुली सेल इज़ प्राइमरली इंजर्ड, विच कौन सा वाला होता है, पोडोसाइट बेसिकली इसमें इंजर्ड हो रहा है, ठीक है। बस इसको फोकल क्यों, क्योंकि लेस देन 50% ग्लोमेरुलाई इफेक्ट हुआ है। सेगमेंटल क्यों,
कि ओनली वन पार्ट और ओनली पार्ट ऑफ ईच इफेक्टेड ग्लोमेरुलस इज स्क्लेरोस्ड, है ना, जिसमें स्कारिंग हो रही है। डज द डिजीज रिस्पॉन्ड वेल टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड? नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये स्टीरॉयड रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये एक परमानेंट डैमेज है पोडोसाइट का, ठीक है। अच्छा, हम एक चीज़ बताती हूँ, मैंने आपको बताया था, एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैंने बताया क्या, FSGS को जब हमने पढ़ा, पोडोसाइट की इंजरी, डिटैचमेंट होगी पोडोसाइट की ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन से, जिसके कारण जो ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन है वो एक्सपोज होगी और जाके कहाँ पे एडिशन हो गया उसका वुमेंस कैप्सूल के पास, तो लीकेज ऑफ प्रोटीन होने लगी उसमें से, और वो जो प्रोटीन की लीकेज के कारण क्या होगा, जो हमारे मैसेंजर सेल है एक्टिवेट हो गए और उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को बनाया, जिसके कारण स्कारिंग और फाइब्रोसिस दिखेगी, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोपी पे हमें ये देखो सेगमेंटल स्क्लेरोसिंग दिख रही है। ये लाइट माइक्रोस्कोपी फीचर जो है ना FSGS को मिनिमल चेंज डिजीज़ से वो करता है, क्योंकि उसमें लाइट माइक्रोस्कोपी में हमें कोई चेंज नहीं दिखता, मिनिमल चेंज, कोई चेंज नहीं, लेकिन इस पर हमें स्क्लेरोसिंग दिखेंगी, ठीक है। अब इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे जैसे उसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं दिखता, बट इसमें कभी कभी नॉन स्पेसिफिक ट्रैपिंग ऑफ IgM और C3 हमें दिख जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे दोनों में इफेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसेस हो जाएंगी, जो फूड प्रोसेसेस हमारे ऐसे थे, ठीक है, वो क्या फ्लैट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या दिखेगा कि ये देखो, ये फूड प्रोसेसेस दिख रहे हैं, बिल्कुल फ्लैट हो गए, ठीक है। तो क्या बोलते, ये जो फूड प्रोसेस है बिल्कुल क्या हो गया, फ्लैट हो गया, ठीक है। अब हमें क्या, इसमें मैंने प्राइमरी काज आपको बता दिया था इडियोपैथी के, सेकेंडरी में मैंने आपको 3H 2R 1S के बारे में बताया था, ठीक है। हीरोइन, HIV, हाइपरटेंशन, या फिर कोई रीनल सर्जरी हुई है, या रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी, या फिर IgA नेफ्रोपैथी, या फिर सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल फीचर सारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसे हो, क्योंकि इसमें सीवियर प्रोटीनूरिया हो रहा है ना, फिर हाइपोएल्बुमिनिया भी इसी के कारण, ठीक है। फिर हाइपोलिपिडीमिया, लीवर ने बनाना स्टार्ट कर दिया, एडीमा क्योंकि हाइपोएल्बुमिनिया, फिर माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया हमें कभी कभी पर नहीं दिखता है, इसमें जो प्रोग्रेस होती है ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या एंड स्टेज किडनी डिजीज़ में ही जाती है। अब इसके कुछ वेरिएंट है, जिसको कोलम्बिया क्लासिफिकेशन से हम ना इसको इसके 5 टाइप के वेरिएंट है। एक है नॉन स्पेसिफिक अदरवाइज, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन यही है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो प्रोग्नोसिस है वो इतनी ना ही ज़्यादा अच्छी है ना ही ज़्यादा गंदी है, इसमें इंटरमीडिएट प्रोग्नोसिस है। अब है टिप वेरिएंट, जो एक टिप पे होगा, ठीक है, लीजन नियर द ट्यूबुलर पोल, जहाँ पे ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे जहाँ से ट्यूब्यूल स्टार्ट होगी वहाँ पे लीजन होगा, या वहाँ पे स्क्लेरोसिस होगी, यहाँ ये हैवी नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। इसकी बेस्ट स्टेरॉइड रिस्पॉन्स बहुत अच्छा करता है, इसकी बेस्ट प्रोग्नोसिस है, ठीक है। पेरीहाइलर वेरिएंट जो है, इसमें क्या होगा कि लीजन जो होगा वो वेस्कुलर पोल के पास में होगा, ऑफन एसोसिएटेड ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, इन सब के साथ ये एसोसिएटेड है, ठीक है, वेस्कुलर पोल के पास में होगा यहाँ पे, ठीक है। अब सेलुलर वेरिएंट में क्या होगा, यहाँ एंडोकैपिलरी हाइपरसेलुलरिटी दिखेगी, फोम सेल या इनफिल्ट्रेटिंग सेल्स दिखेंगे, या फिर रेयर वेरिएंट है, ये बड़ा कम दिखता है। और ठीक है, कोलैप्सिंग वेरिएंट, ये HIV एसोसिएटेड, इसका मोस्ट कॉमन है HIV एसोसिएटेड, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या होगा, सीवियर प्रोटीनूरिया दिखेगा, रैपिड डिक्लाइन इन किडनी फंक्शन, और इसकी सबसे ज़्यादा वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि बस, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल HIV के साथ एसोसिएटेड है, ये मैंने आपको बता दिया। और जो भी HIV एसोसिएटेड नेफ्रोपैथी होती है ना, उसमें क्या होता है, पोडोसाइट की प्रोलिफरेशन होती है, ये इसका एक मेन फीचर है। दूसरा, इसमें ट्यूबुलो रेटिकुलर इंक्लूजन्स दिखती हैं इन एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है, जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, उन एंडोथेलियल सेल्स के जो ER है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, उसमें हमें कुछ इंक्लूजन्स दिखेंगे, ठीक है। और फिर हमें सिस्टिक चेंजेस दिखते हैं इसमें PCT में, ठीक है, तो मतलब उसमें भी थोड़े से हमें वो बनते हुए दिखेंगे, जो PCT है उसमें हमें स्पेसेस बनते हुए दिखेंगे, सिस्टिक चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। ये हमारा सारा हुआ क्या, FSGS, ठीक है। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।